गुड इवनिंग सभी भाई बहनों को। मैं नीरज निमल आपके सामने आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, क्योंकि यहां पर सभी क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने लिए हैं। देखिए, आपको सभी को पता है कि 27 सितंबर 2021 से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो मित्रों, उसी को परिप्रेक्ष्य में मैं आपके सामने फर्स्ट पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न रखूँगा, केवल इसलिए कि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप तैयारी तो पहले से कर चुके हैं, केवल आपको अब रिवाइज करना है अपना कोर्स। तो आप मेरे साथ बने रहें। तो हम शुरू करते हैं आज बिना अपना टाइम ख़राब किए हुए। इससे पहले जो 17 क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं ना, तो जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर, वहां जाकर के आप उसको सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको अच्छी लगे तब। पहले वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कि पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। यह प्रश्न आ सकता है इस प्रकार से कि पठन कौशल के दो बाधक तत्व बताइए। जो पठन कौशल होता है, जिसमें बच्चे को हम पढ़ाना सिखाते हैं कक्षा के अंदर, उसमें अवरोध के कारण क्या क्या हो सकते हैं। अर्थात बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, उसके क्या क्या समस्याएं उसके सामने आ रही हैं, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसमें रीजन क्या क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पर बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है, आपको 2 तत्व यहाँ पर बताने होंगे, 2 एलिमेंट आप ऐसे बताएंगे जिसकी वजह से बच्चे की पठन कौशल में कुछ लिमिट्स आ रही हैं। ठीक है ना। देखिए, नंबर 1 कर सकते हैं आपकी पढ़ने की कला का अभाव। वो जो बच्चा है ना, उसके अंदर पढ़ने की कला ही नहीं आ पाई है, उसको पता ही नहीं है कि किसके प्रकार से पढ़ना चाहिए, तो ये उसके अंदर एक समस्या आएगी। ठीक है। नंबर 2, पठन रुचि का अभाव। जब हम क्लास में खड़े होकर के पढ़ाते हैं तो उसका दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, वो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, अर्थात उसके अंदर बच्चे के रुचि ही नहीं है पढ़ने के प्रति। ठीक है, उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये भी एक अवरोध है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात है कि चिंतन का अभाव। अब देखिए, चिंतन शब्द आया यहाँ पर मित्रों। चिंतन का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हम समझ रहे हैं, जिसका शिक्षक बच्चे को अवबोध कराना चाहता है, उस पर अगर बच्चा चिंतन नहीं करेगा तो वह बच्चे के अंदर पठन में दक्षता का अवरोध उत्पन्न होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मन की एकाग्रता का अभाव। मतलब बच्चा अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्लास के अंदर। आप खड़े होकर के कक्षा में बच्चे को बार बार किसी टॉपिक पर ध्यान एकाग्र करना चाहते हैं, परंतु उसका ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब उस बच्चे का जो मन है वो क्लास के अंदर नहीं है। हम तो पढ़ा रहे हैं क्लास में, वो उसका दिमाग घूम रहा है कहीं बाहर। मतलब वो शारीरिक रूप से आपकी क्लास में बैठा हुआ है, परंतु मानसिक रूप से वह कहीं और व्यस्त है, पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त हो सकता है। तो इस प्रकार से ये भी एक अवरोध हो जाएगा। नेक्स्ट, दृष्टि दोष का होना। अब बच्चे के अंदर अगर आईसाइट की प्रॉब्लम है तो ये भी एक बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये हमारा पठन कौशल के तत्व हो जाते हैं, बाधक तत्व। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये लो। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या आशय है, ये आपको बताना कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होती है। ठीक है, आपको कोई बात अपनी रखनी है, सामने हमें कोई बात रखनी है, उसको स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या कहेंगे। अब इसको प्रश्न को पढ़ेंगे, उसका उत्तर देंगे। देखिए, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आशय लिखित तथा मौखिक दोनों अभिव्यक्तियों से है। अभिव्यक्ति का मतलब हो गया अभिव्यक्त करना। अब इसको पढ़ेंगे। अभिव्यक्त, हमें कोई अपनी बात को व्यक्त करना या किसी के सामने प्रस्तुत करना, डेमोस्ट्रेट करना, ये अभिव्यक्ति कहलाएगी। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मतलब हो जाता है किसी बात को इंडिपेंडेंट रूप में रखना। अब इंडिपेंडेंट रूप में हम अपनी बात को 2 प्रकार से रख सकते हैं, लिखित में भी रख सकते हैं और मौखिक में भी रख सकते हैं। ठीक, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति हुआ। अब आगे प्रश्न है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षक किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है। जो टीचर हिंदी भाषा का है वह किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पठन अभिवृद्धि का विकास करता है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, 1 नंबर आपके खाते में ऐड हो जाएगा। नंबर 1, बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना। जो हिंदी भाषा का शिक्षक है वह बच्चों के अंदर क्या करता है? आनंद के भावों का विकास करता है। दोस्तों, यहाँ पर रुकिएगा। बालकों में पढ़ने के प्रति आनंद के भावों का विकास करना। अब बच्चे में आनंद का भावों का विकास कैसे होगा? भाई, बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, ठीक,
अब हमारे सामने एक कविता आ जाती है कि अब कविता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उसको हम पढ़ रहे हैं खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर आनंद का भाव नहीं आएगा। जब हम उसको लय में अर्थात रिद्म में गाएंगे, वैसे वैसे बोलेंगे, जैसे जैसे उसमें उतार चढ़ाव आएगा, तो उसमें क्या बच्चे के अंदर आनंद का भाव आता। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। अब ऐसे क्या होता है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है, रुचि लेता है, उसके अंदर आनंद के भावों का विकास होगा। ठीक है ना। बालकों को सृजनात्मकता की ओर प्रेरित करना। हिंदी भाषा का शिक्षक बच्चों को सृजनात्मकता की ओर भी प्रेरित करता है। मतलब सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ाना, उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाना, बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ रचनात्मकता बढ़ा देना, है ना, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको नई नई चीज़ें सिखाना। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप ठीक से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको मेरी भाषा, मेरा टीचिंग मेथड समझ नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आपके सामने हिंदी जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवेशीय विषयों पर चर्चा से लाभ बताइए। जो परिवेशीय एटमॉस्फेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उस पर चर्चा के क्या लाभ हो सकते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, आप 2 पॉइंट लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर अकाउंट में क्रेडिट होगा। राइट। देखिए नंबर 1, परिवेशीय विषयों पर चर्चा द्वारा बालकों के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। जब हम परिवेशीय विषयों पर चर्चा करेंगे उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर ज्ञान में वृद्धि होगी। जैसे हमने बात की कि हमारे आसपास में सभी जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं भाई, तो बच्चा जीव जंतुओं के नाम बताएगा। अब इनमें से हम पूछेंगे कि जंगल में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, बच्चा नाम बताएगा। कौन कौन से पेड़ पौधे आपके पास पाए जाते हैं, बच्चा नाम बताएगा। हमने पूछा कि भैया आप बताओ कि आपके खेतों में कौन कौन सी फसल होती हैं। अब उससे क्या होगा, हम बच्चे को ऋतु परिवर्तन और कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं, मौसम के बारे में, इन सब चीज़ों का ज्ञान करा पाएंगे। इससे बच्चे के ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, इसी प्रश्न का नेक्स्ट पॉइंट, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाया जा सकता है। मतलब बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी बनेगी। क्या बनेगी, क्यूरोसिटी। बच्चे के अंदर जिज्ञासा आएगी कि भाई और आगे जानना चाहेगा, और ज़्यादा जानना चाहेगा। जब हम किसी बच्चे को परिवेशीय ज्ञान से मुखातिब कराएंगे, कुछ उसके बारे में बताते हैं ना, तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि भाषाई कौशल का विकास होता है और बच्चे के अंदर भाषाई कौशल का भी विकास होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। अभी प्रश्न आ जाता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। आप बताएंगे जैसे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सरल वाक्य की बात कर रहे हैं हम पहले। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो, केवल एक वर्ब का यूज किया गया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक। जिस वाक्य में केवल एक क्रिया आती है वह वाक्य कैसा कहलाता है, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे नीचे दिया हुआ कि रतन पुस्तक लिखता है। अब एक वाक्य है ये, इसमें क्या है, लिखना एक क्रिया है। ठीक। मोहन चाय बना रहा है, इसमें बनाना क्या है, एक क्रिया दी गई है। तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाते हैं, सरल वाक्य हो जाएंगे, क्योंकि इनमें एक एक वर्ब का इस्तेमाल या क्रिया का इस्तेमाल किया गया है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। अगर आपको मेरे प्रश्न समझ आ रहे हैं तो अब वीडियो को लाइक कर दें, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं की थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, सब्सक्राइब कर लेते हैं भाई भी और बहनें भी। तो उससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा। आप उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है। डीएलएड की तैयारी कराएंगे, टेट की तैयारी भी कराएंगे, एस टेट की भी तैयारी कराएंगे। ठीक। और रिवाइज बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग, क्योंकि मेरे द्वारा दिए हुए मटेरियल से अभी तक कई क्वेश्चंस एक वीडियो से भी आते रहे हैं। ठीक है। चलिएगा, कोई आपको क्वेरी आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारा ग्रुप का, चैनल का व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वहाँ पर जाकर के आप हमसे व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेरी का समाधान भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। अब आपको यहाँ पर संयुक्त वाक्य के बारे में बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं। ठीक है। देखिए, वह वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों, जिस वाक्य के अंदर 2 उपवाक्य जोड़ दिए गए हों और ये उपवाक्य किसी संयोजक किसे कहते हैं, कंजक्शन वर्ड बोला जाता है इंग्लिश में। कंजक्शन, संयोजक मतलब जो जोड़ने का काम करता है। जैसे कि हिच होता है ना, ट्रैक्टर और ट्राली को जोड़ने का काम हिच करता है, वैसे ही संयोजक शब्द जो होते हैं 2 उपवाक्य को एक जगह जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पर संयोजक वाक्य आ जाता है। जैसे
और, आदि, लेकिन, किंतु, परंतु, ये जो शब्द होते हैं ना, ये संयोजक कहलाते हैं। ये एक वाक्य को दूसरे उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया। अब दो वाक्य यहाँ पर दिए गए कि मोहन को घर जाना चाहिए और दूसरा वाक्य दिया गया कि वह नहीं गया। इसको दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य किया है वो किंतु शब्द ने किया, तो किंतु शब्द यहाँ पर संयोजक होगा और ये दो उपवाक्य हो गए। ठीक है, नेक्स्ट मिश्रित वाक्य। अब देखिए तीन प्रकार के मैंने वाक्य बताए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। इन तीनों प्रकार के वाक्य में से एक प्रकार का वाक्य आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इन तीनों को समझ लीजिएगा। अब मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, अब यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर देते हैं। देखिए मिश्रित वाक्य वे वाक्य हैं जिसमें एक प्रधान वाक्य के साथ, समझें, जिसमें एक प्रधान वाक्य के साथ अथवा एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं। जैसे संघ प्रमुख के आते ही सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मिश्रित वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है या उसमें कई एक वाक्य एक साथ उपवाक्य जुड़े हुए हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में केवल दो उपवाक्य होंगे और उसमें एक कंजक्शन का या संयोजक वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे वाक्य को जोड़ा जाता है, वह वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्रित वाक्य वह कहलाएगा जिसमें कई एक वाक्य तो होंगे। ठीक, यहाँ पर संयुक्त शब्द का प्रयोग, संयोजक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, हमने समझा संघ प्रमुख के आते ही कोमा सभी स्वयंसेवक खड़े हो गए, कोमा उन्होंने देखा कि सभी स्वयंसेवक मुस्कुरा रहे हैं। ठीक, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप इसको भी। अब ये कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। मूल्यांकन किसे कहते हैं? देखिए मूल्यांकन किसे कहा जाता है? मूल्य का अंकन करना, अर्थात जो हमने ज्ञान बच्चे को प्रदान किया है उसका मूल्यांकन करना, उसका ये कन्फर्म करना कि जो हमने उसको सिखाया वह बच्चा कितना सीखा है, यही मूल्यांकन कहलाता है। मित्रों देखिए अधिगम की संप्राप्ति किस स्तर तक पहुंची इसकी जानकारी लेना ही मूल्यांकन है। ठीक, अपनी भाषा में समझ सकते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना या लर्निंग। जो भी हमने क्लास में जा कर के बच्चे को सिखाना चाहा उसकी संप्राप्ति अर्थात बच्चा कितना सीखा, उसके भेजे में कितना घुसा, ये जानकारी लेना ही इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक मूल्यांकन किसे कहते हैं? अब आपको बताना कि मौलिक मूल्यांकन क्या होता है। देखिए मौलिक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें व्यक्ति या विषय वस्तु के मौलिक गुणों या मौलिकता की जांच की जाती है। इसमें यह पता किया जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर जो हमने उसको कोई कंटेंट दिया था, जो विषय वस्तु उसको पढ़ाई गई थी, उसके जो मौलिक गुण थे, जो बेसिक उसकी क्वालिटीज़ थी, क्या बच्चे के अंदर वे पहुंची हैं, इनको जांचना ही मौलिक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला तरह क्या है या अगला प्रकार इसका मूल्यांकन का क्या है? देखिए प्रेक्षात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, यहाँ पर पूछा गया प्रेक्षात्मक मूल्यांकन के बारे में, तो आप यहाँ पर बताएंगे। देखिए प्रेक्षात्मक गुणों का अंकन ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन है। जो बच्चे के अंदर हमने कुछ गुण दिए हैं उनका अंकन करना है ना, परसेंट में कितने परसेंट है, ऐसे करके उसका अंकन करना ही प्रेक्षात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग, परलोक, निरामिस का विलोम बताइए। अब ये जो शब्द दिए ना इनका विलोम शब्द आपको बताने हैं, तो मुझे विश्वास है ये तो मेरे बिना बताए भी आप लोग बता सकते हैं। संयोग का विलोम होता है वियोग, है ना। संयोग का होता संयोग होना मतलब जुड़ना किसी का, संयोग दो का एक जगह मिलन होना, वियोग होता है उनका अलग हो जाना, वियोग। ठीक है, परलोक का अर्थ होता है लोक, है ना। पर मीन्स होता है दूसरा, पराया, पर हटा दिया तो लोक हो जाएगा, परलोक का लोक हो जाएगा। निरामिस का हो जाएगा शामिस। इस प्रकार से विलोम शब्द हो जाते हैं। अब उन्नति तथा कृतज्ञ का विलोम शब्द बताइए। यहाँ पर आपसे उन्नति का पूछा गया तो उन्नति का हो जाता है अवनति और कृतज्ञ का हो जाता है कृतज्ञ। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मित्रों और इसको ही लास्ट क्वेश्चन कर देंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य, कलम। देखिए ये प्रश्न आपके आते हैं, विलोम शब्द से भी प्रश्न आएगा 1 नंबर में।
और आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आपका पर्यायवाची से भी आ सकता है। देखिए सूर्य शब्द के आप पर्यायवाची बहुत होते हैं, दिनकर है, दिवाकर है, भास्कर है ना। कमल शब्द के अंबुज है, सरोज है, सरसिज है और नीरज भी है, जो मेरा भी नाम है ना, वो भी कमल का पर्यायवाची है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये एक वीडियो प्रोवाइड कराया एक सैम्पल के तौर पर। अगर आपको ये पसंद आता है तो आपको और वीडियो सभी सब्जेक्ट्स पर अलग अलग दिए जाएंगे और मैं आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिन में ही, जिसमें आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस का आपका रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक आपने किया हो, तो आप कमेंट्स में लिख करके भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।